जी, आज हम शुरू करेंगे एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी। एरिक एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी, ये वन ऑफ द बिगेस्ट थ्योरीज है जिसमें मैक्सिमम स्टेजेस दिए हुए हैं। किसी ने 5 स्टेजेस दिए, किसी ने 4 स्टेजेस दिए। ये चूंकि इंसान की पूरी लाइफ को कवर करती है, इसलिए इसको यानी बर्थ से लेकर डेथ तक का ये कवर करती है, तो इसको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। क्योंकि ये पैदाइश से लेके इसके जो 8 स्टेजेस पर ये मुश्तमिल है, और ये स्टेजेस बर्थ से लेकर डेथ तक को कवर करते हैं। एरिक्सन कहता है कि लाइफ की हर स्टेज में 2 सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। अब हमारे ऊपर किस सिचुएशन का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, वो हमारी पर्सनैलिटी बनाता है। यानी आपके ऊपर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिविटी का असर ज्यादा है तो आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिविटी का असर ज्यादा है तो आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव होगी। इसी तरह उसकी जो 8 स्टेजेस हैं, वो उनको एरिक्सन प्रॉब्लम स्टेजेस का नाम देता है। हर स्टेज एक प्रॉब्लम स्टेज है। आपको दोनों तरफ से इनपुट आते हैं, या इंसान को दोनों तरफ से इनपुट आते हैं, पॉजिटिव साइड से भी, नेगेटिव साइड से भी। अच्छे भी आते हैं इनपुट, बुरे भी आते हैं। अब आप अगर अच्छे इनपुट को अडॉप्ट करते हैं, पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव साइड पे चली जाती है। अगर नेगेटिविटी को अडॉप्ट करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। एरिक्सन का हर स्टेज एक लाइफ क्राइसिस स्टेज है। यानी उसके सारे स्टेजेस को मिला के लाइफ क्राइसिस कहा जाता है। हर स्टेज एक क्राइसिस है, जिसमें एक पॉजिटिव चीज है, एक नेगेटिव चीज है। अब इंसान उनमें से किस चीज को अडॉप्ट करता है, वो उसकी पर्सनैलिटी कहलाती है, जो भी वो अडॉप्ट करता है। इनको लाइफ क्राइसिस, इन स्टेजेस को लाइफ क्राइसिस भी कहा जाता है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी जो है ये टोटली फोकस करती है लाइफ क्राइसिस पे। अब लाइफ क्राइसिस उसमें 8, वो कहता है कि 8 लाइफ क्राइसिस हैं इंसान के अंदर। यानी 8 स्टेजेस पे पॉजिटिव चीजें भी हैं, नेगेटिव चीजें भी हैं। आप देखें इसके जो स्टेजेस हैं, उनके नाम, उसने इन स्टेजेस के जो नाम रखे हैं, उन नामों में एक चीज पॉजिटिव है, एक चीज नेगेटिव है। जैसे कि हम पहले स्टेज की बात करते हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये ऊपर वाला आप पढ़ लीजिएगा, नीचे इसके स्टेजेस पे आए, ये आपके पढ़ने की चीज है। एरिक एरिक्सन वाज, ये आगे उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा हुआ, ये सारा कुछ, ये स्टेजेस। आगे चलिएगा, आगे चलिएगा। ये पहला स्टेज, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगे वो आप मुझको सुन के नोट कर सकें। यूं समझ लें कि आपके सामने जो कुछ रखा है, इसको जस्ट आपने एक बार पढ़ लेना है। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, समझना आपने जो मैं बोल रहा हूँ उससे आपने समझना है। ये जल्दी में बनाई गई है, यूं समझ लें कि कहीं से वो कॉपी पेस्ट कर दी गई है। यानी आपको आपको थोड़ी सी समझ सामने कुछ रखने के लिए, जो मैं बोलूंगा उससे आप समझेंगे कि ये स्टेजेस क्या हैं एरिक्सन के। तो सबसे पहले स्टेज की हम बात करें, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये पैदाइश से लेकर 1.5 साल की उम्र तक होता है एरिक्सन के मुताबिक। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज ये बच्चे की पैदाइश से लेके 1.5 साल तक होता है। अब देखें, एक ट्रस्ट है, एक मिसट्रस्ट है। एक पॉजिटिव चीज है, एक नेगेटिव चीज है। अब ये एक लाइफ क्राइसिस है, पॉजिटिव चीज भी है, नेगेटिव चीज भी है, दोनों के दरमियान फाइट हो रही है। सोशल एक्सपीरियंस के थ्रू आप पर्सनैलिटी में क्या डेवलप करते हैं, आप ट्रस्ट करते हैं या मिसट्रस्ट करते हैं। एक बच्चा ट्रस्ट करता है या मिसट्रस्ट करता है, ये उसकी पर्सनैलिटी बनेगी। अब बच्चा अगर ट्रस्ट करता है तो उसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव साइड में जाएगी, अगर मिसट्रस्ट करता है तो उसकी पर्सनैलिटी में भी वो जा सकती है, नेगेटिव साइड में भी जा सकती है। अब फर्ज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 6 माह का एक बच्चा हो, कोई आंटी उसकी माँ के पास खड़ी बातें कर रही हो, वो बच्चे से कहे कि इधर मेरे पास आ जाओ। अब बच्चे के दो मुमकिन रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। या तो बच्चा बिल्कुल खुशी से उसके पास चला जाएगा, या उसके पास नहीं जाएगा, अपनी माँ से चिपक जाएगा ज्यादा। अब इसके पीछे भी बच्चे का कोई ना कोई एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होगा।
अगर वो नहीं जाता तो उसके पीछे क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि वो किसी अनजान के पास पहले गया हो और उसने उसको डांट दिया हो, या उसके पास उसको कोई चोट लग गई हो उसके पास से, या उसने उसको जरा जोर से पकड़ लिया हो तो बच्चे को पेन का एहसास हुआ हो, इसलिए बच्चे का वो एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं था, इसलिए वो नहीं जा रहा, वो उस पे, वो किसी और पे ट्रस्ट, किसी अनजान बंदे पे ट्रस्ट डेवलप नहीं कर रहा, वो अपनी माँ पे ही उसको ट्रस्ट है, उसी के पास। और अगर एक बच्चा जो है वो, उसको कोई अनजान बंदा कहता है, अनजान औरत कहती है कि इधर मेरे पास आ जाओ, वो उसके पास चला जाता है खुशी के साथ, इट मीन्स कि उसके पीछे भी कोई उसका प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। यानी बच्चा किसी अनजान बंदे के पास गया, अनजान औरत के पास गया, उसने आगे से उसको कोई खाने की चीज दे दी, कोई ऐसा खिलौना दे दिया कि बच्चा जो है वो उससे बहल गया। अब कोई अनजान, उसका चूंकि एक्सपीरियंस ऐसा हो गया था, इसलिए कोई अनजान उसको कहेगा मेरे पास आ जाओ, तो बच्चा जो है वो उसके पास खुशी से चला जाएगा। तो ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, यानी बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है या मिसट्रस्ट डेवलप होता है, ये उसके सोशल एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ भी मिसट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं, या हो सकता है बच्चों का मिसट्रस्ट पेरेंट्स के साथ भी डेवलप हो सकता है। ये नहीं कि पेरेंट्स के साथ सिर्फ ट्रस्ट डेवलप होता है। अब बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, उन्हें अपने बच्चों को संभालने के लिए मेड की जरूरत होती है, केयर गिवर की जरूरत होती है कि कोई केयर करने वाली होगी, हम अपने काम करेंगे, और वो, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो, उनकी अटैचमेंट हो जाती है अपनी मेड के साथ, या केयर गिवर के साथ, जो बच्चे को की केयर करती है उनके साथ हो जाती है। अब बच्चे वालिदैन के पास रहना फिर पसंद नहीं करते, और जो है वो बच्चे मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है वालिदैन के साथ बच्चों का। तो यही वजह है कि कुछ बच्चे जो हैं ये मिसट्रस्ट, जो जो उनका ये पहली स्टेज में 1.5 साल की उम्र तक जो मिसट्रस्ट डेवलप हुआ था, ये बहुत आगे तक भी जा सकता है, इसका लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट भी हो सकता है। आप देखें कुछ बच्चे बड़े होकर भी वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहते, वो शायद इसीलिए कि ये जो अर्ली स्टेजेस हैं इन पर वालिदैन उनको टाइम नहीं दे सके, वो इसलिए वो मिसट्रस्ट डेवलप हो गया और वो आगे चला गया। ये इन एक स्टेज का दूसरी स्टेज के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा यानी क्लोज कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर एक स्टेज में पॉजिटिव चीज डेवलप होती है तो उससे अगली स्टेज में भी पॉजिटिव चीज डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर एक स्टेज में नेगेटिव चीज डेवलप होती है तो अगली स्टेज में नेगेटिव चीज पैदा होने के चांसेस, डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन ये इससे उल्ट भी हो सकता है, यानी अगर एक बच्चा ट्रस्ट करता है तो वो अगली स्टेज में ऑटोनॉमी पे भी जा सकता है, शेम एंड डाउट की तरफ भी जा सकता है। लेकिन जो बच्चा ट्रस्ट करता है वो शेम एंड डाउट की तरफ कम जाता है, जो बच्चा मिसट्रस्ट करता है वो शेम एंड डाउट की तरफ ज्यादा जाता है, जबकि मिसट्रस्ट करने वाला ऑटोनॉमी की तरफ भी जा सकता है। अब ये ऑटोनॉमी और शेम एंड डाउट क्या है, ये है इसकी अगली स्टेज, इससे नेक्स्ट स्टेज। ऑटोनॉमी क्या है और शेम एंड डाउट क्या है। अब यहाँ पे अगली स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये 1.5 साल की उम्र से 3 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए एरिक्सन के मुताबिक ये ऑटोनॉमी, या तो ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है या शेम एंड डाउट डेवलप होता है। ऑटोनॉमी पॉजिटिव चीज है, शेम एंड डाउट नेगेटिव चीज है। अब या तो ऑटोनॉमी डेवलप होगी बच्चे के अंदर, या फिर बच्चे के अंदर शेम एंड डाउट डेवलप होगा। ऑटोनॉमी का मतलब खुद से करना, खुद से कुछ करने में आजाद होना, और इसके बिल्कुल अपोजिट है शेम एंड डाउट। शेम एंड डाउट का मतलब है कि बच्चे अपने अंदर कोई कमी महसूस करें, यानी वो शर्मिंदा हों कि वो खुद कुछ कर नहीं सकते। इसकी एग्जांपल हम अक्सर लाइफ में देखते हैं। बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो अपने आप खाना खाने की जिद करते हैं, कपड़े पहनने की जिद करते हैं, जूते पहनने की जिद करते हैं। अगर तो पेरेंट्स उनको करने देते हैं तो उनके अंदर पैदा होगी ऑटोनॉमी। अगर उनको रोका टोका जाए कि तू तो खाना गिरा देगा, तू नहीं खाना, मैं तुझे खिलाती हूँ, मैं तुझे खिलाता हूँ, खाना तेरे से गिर जाएगा, कपड़े कपड़े खराब हो जाएंगे, जूते तुम उल्टे पहन लोगे, लो ये तुम जूते उल्टे पहन लोगे यार, जूते के तस्मे नहीं बांध सकोगे, मैं पहना देती हूँ, मैं पहना देता हूँ, कपड़े गलत पहन लोगे। ये सारी चीजें जो हैं, अगर उन बच्चों को रोका टोका जाएगा, बच्चों को इस तरह की बातें बार बार सुनने को मिलेंगी, तो बच्चों के अंदर ऑटोनॉमी डेवलप नहीं होगी, बच्चों के अंदर डेवलप होगा शेम एंड डाउट। वो अपने काम को नहीं कर पाएंगे, दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे ज्यादा देर तक। फर्ज करें आप कहीं जा रहे हैं, आप एक ऐसी फैमिली को देखते हैं कि उनके पास इसी एज का एक बच्चा है जो बार बार जिद कर रहा है
कि मैं अपने आप चल के नहीं जाऊंगा, मुझे गोद में लेकर जाओ, मुझे उठा के लेके जाओ, तो समझ लें कि वो बच्चा जो है वो शेम एंड डाउट डेवलप कर चुका है। वो खुद से चल के नहीं जाना चाहता, वो दूसरों पे डिपेंड कर रहा है कि मुझे उठा के ले जाओ। उस बच्चे के अंदर शेम एंड डाउट डेवलप हो चुका है। ठीक इससे उल्ट है कि अगर एक बच्चे को किसी ने गोद में उठाया और वो बार बार खुद से चलकर जाने की जिद कर रहा है कि मैं तो खुद चल के जाऊंगा, तो समझ लें उसके अंदर ऑटोनॉमी डेवलप हो चुकी है। ऑटोनॉमी कब डेवलप होती है? ऑटोनॉमी तब डेवलप होती है जब आप बच्चों को खुद से कुछ करने दें, उनको रोके टोके नहीं, उनको वो डराए नहीं, उनको बार बार देखें, उनको खुद शुरू करने दें चीजें, उनको खुद से करने दें। हमने देखा है कि छोटे बच्चे जो हैं वो बार बार गलतियां करते हैं। मसलन शर्ट पहनने लगे हैं तो शर्ट का एक बटन गलत लगा लिया, उसके नीचे सारे बटन गलत लगा दिए, चप्पल उल्टे पाँव में पहन ली। अब अगर तो वालिदैन ऐसे करें कि ये तुमने गलत किया, चलो ये बटन खोल के खुद से दोबारा से इनको ठीक कर दो, खुद से उससे करवाएं ठीक। या उसने उल्टे पाँव में पहन ली तो उसको दिखाएं कि ये तुमने उल्टे पाँव में पहनी हुई है, इसको जरा ठीक तरह से पहनो, ये सीधा करके पहनो। वो सीधा करके बच्चा खुद से पहन ले, आप उसको आपके दिखाने पर, तो इससे बच्चे के अंदर जो है वो ऑटोनॉमी पैदा होगी। बच्चे जो हैं वो खुद से करेंगे, ऑटोनॉमी पैदा होगी। लेकिन अगर आप बच्चों को डांट देते हैं कि ये देखो तुमने कर लिया ना गलत, ये जूते उल्टे पहन लिए, चलो छोड़ो मैं तुम्हें पहनाती हूँ, तो या तुमने ये क्या किया, ये बटन गलत लगा दिया तुमने, लो कितने बुरे लग रहे हो, तुमसे नहीं होता था तो क्यों किया। अगर ऐसे बच्चों को बार बार डांटेंगे तो उनके अंदर शेम एंड डाउट पैदा होगा। इसलिए कहा जाता है कि एरिक्सन के मुताबिक, एरिक्सन कहता है कि बच्चों को अपने काम खुद करने दें, उनको अपनी गलतियां भी खुद ही सुधारने दें। अगर ऐसा करेंगे तो ऑटोनॉमी डेवलप होगी। अब इसमें अगर आपने ये 8 लाइफ क्राइसिस हैं, अगर आप इन 8 लाइफ क्राइसिस जो एरिक्सन ने पेश किए हैं, अगर इसमें ट्रस्ट या मिसट्रस्ट डेवलप किया, या ऑटोनॉमी या शेम एंड डाउट, इनमें से जो जो अडॉप्ट किया, जो डेवलप किया बच्चे के अंदर, उसका लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होगा। आगे चल के भी वो बच्चे जो हैं वो उसी साइड पे जाएंगे जो चीज यहाँ पे डेवलप होगी। उससे नेक्स्ट है, अगली अगली जो स्टेज है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब ये भी देखें, ये भी दो, ये भी एक क्राइसिस है। दो चीजें हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इनिशिएटिव क्या है और गिल्ट क्या है? अब बच्चों के अंदर या तो इनिशिएटिव पैदा होगा या फिर बच्चों के अंदर गिल्ट पैदा होगा। इनिशिएटिव ज्यादा चांसेस उस सूरत में है अगर बच्चों के अंदर, जो पिछला स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है, उसमें अगर बच्चों के अंदर ऑटोनॉमी पैदा हुई है तो ज्यादा चांस है कि अगली स्टेज में बच्चों बच्चों के अंदर इनिशिएटिव डेवलप होगा। अगर लास्ट स्टेज में बच्चों के अंदर शेम एंड डाउट डेवलप हुआ है तो ज्यादा चांस है कि गिल्ट डेवलप होगा बच्चों के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है ऑटोनॉमी वाला बच्चा वो गिल्ट में नहीं जा सकता, या जो शेम एंड डाउट वाला बच्चा है वो इनिशिएटिव में नहीं जा सकता। जा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्रॉस होता है मुश्किल से, ये चीज मुश्किल है। जो बच्चा ऑटोनॉमी में गया है वो इनिशिएटिव की तरफ आसानी से आ जाएगा, जो बच्चा शेम एंड डाउट में गया है वो आसानी से गिल्ट की तरफ आ जाएगा। यानी नेगेटिव चीज जो है वो नेगेटिव की तरफ आसानी से आएगी, पॉजिटिव चीज की तरफ आसानी से आएगी। क्रॉस मुश्किल है इनका, हो सकता है लेकिन मुश्किल है। अब ये इनिशिएटिव क्या है और गिल्ट क्या है? इनिशिएटिव ये ऑटोनॉमी से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑटोनॉमी थी कि बच्चे पहले किसी पे डिपेंड करते थे, फिर बच्चों ने खुद से करने की कोशिश की। बच्चे पहले एक काम करते थे, किसी पे डिपेंड करके करते थे, यानी कपड़े पहनाते थे, वालिदैन उनको कपड़े पहनाते थे, फिर उन्होंने खुद कपड़े पहनने की कोशिश की। बच्चे जो हैं वो पहले जूते उनको वालिदैन पहनाते थे, फिर उन्होंने खुद से पहनने की कोशिश की। बटन वालिदैन लगाते थे, उन्होंने बटन खुद लगाने की कोशिश की। ये सारा था ऑटोनॉमी। लेकिन इनिशिएटिव इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इनिशिएटिव बच्चों से जुड़ा हुआ टास्क है इनिशिएटिव, लेकिन उन्होंने पहले कभी नहीं किया कोई ऐसा काम जो बच्चों ने पहले कभी नहीं किया। बच्चा वो नए सिरे से एक नया काम करने की कोशिश करता है, जो ना तो उससे करवाया वालिदैन ने करवाया, उन्होंने नहीं किया। वो वो खुद से एक नया काम करने की कोशिश करता है, उसको कहेंगे कि इनिशिएटिव, बच्चा इनिशिएटिव ले रहा है। अब बच्चा ऑटोनॉमी से आगे इनिशिएटिव की तरफ आता है।
मसल मैं मिसाल के तौर पर जो इस एज के बच्चे हैं वो जिद करते हैं कि वो देखते हैं अपनी माँ को अक्सर बर्तन धोते हुए देखते हैं या किसी और मेड को बर्तन धोते हुए देखते हैं, वो कहते हैं बर्तन हम धोएंगे। झाड़ू लगाना, वो बच्चा झाड़ू उठा लेगा, कहेगा मैं झाड़ू लगाऊंगा। वो झाड़ू लगाने लगाना शुरू कर देता है। मार्केट से बाहर सामान लेने जाए, बच्चा साथ है तो वो कहेगा मुझे सामान उठाने दे, मैं सामान उठा के घर ले जाऊंगा। ये सारे काम वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने ये सब करते हुए किसी को देखा है। अब वो ये खुद से ये वो बच्चे नया काम एक करने की कोशिश करेंगे। उन वो ये इनिशिएटिव डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ये इनिशिएटिव डेवलप कर रहे हैं कि इसलिए वो यानी आप ये समझ सकते हैं कि बच्चे ये कह रहे हैं कि हम अब और काम करना चाहते हैं, कुछ नया काम करना, नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन बच्चे इनिशिएटिव लेकिन बच्चे इनिशिएटिव कब डेवलप करते हैं? अगर लास्ट स्टेज में बच्चों के अंदर ऑटोनॉमी डेवलप हुई है तो ज्यादा चांसेस है इनिशिएटिव के। लेकिन अगर लास्ट स्टेज में बच्चों के अंदर शेम एंड डाउट डेवलप हुआ है तो ज्यादा चांस है कि बच्चों के अंदर गिल्ट डेवलप होगा। ऐसा नहीं। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के अंदर जो है, मैं जैसे पहले बात की कि ऑटोनॉमी वाले बच्चे गिल्ट में भी जा सकते हैं और जो है शेम एंड डाउट वाले बच्चे वो इनिशिएटिव में भी जा सकते हैं। अगर आप इस स्टेज पर बच्चों को डांटेंगे कि ये क्या मिट्टी से कपड़े खराब कर रहे हो झाड़ू दे के, सर या गंद फैला रहे हो, छोड़ो, ये सामान तुमसे नहीं उठाया जाएगा, बाहर से बच्चे सामान उठाने, तुमसे नहीं उठाया जाएगा, ये वजनी है, लो जी गिरा दिया, ये क्या कर दिया, सारा सारा अंडा तोड़ दिया, ये चीनी फेंक दी। अगर ऐसे रोकेंगे तो बच्चे गिल्ट में चले जाएंगे। अब बच्चे अगर सामान उठाएंगे, गिर जाएगा, बर्तन टूट जाएंगे तो ये कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, बर्तन टूटते रहते हैं, सामान गिरता रहता है। लेकिन बच्चों के अंदर गिल्ट डेवलप नहीं होना चाहिए, बच्चों को ये सब करने देना चाहिए। ये इतने बड़े नुकसान नहीं है कि इससे बच्चों को हम गिल्ट की तरफ ले जाएं। अगर यहाँ पे गिल्ट डेवलप हो गया, इस स्टेज पे गिल्ट डेवलप हो गया तो उसका भी लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे गिल्ट डेवलप हो जाए तो बाज़-औक़ात 30-40 साल की उम्र तक भी बच्चों के अंदर इनिशिएटिव डेवलप नहीं हो सकता। जी, सॉरी, ये इधर थोड़ा। हाँ, मैं बात कर रहा था इनिशिएटिव और गिल्ट की। उसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज कर लें आप बाजार गए हैं, वहां से आपके पास सामान का एक थैला है, अब बच्चा जिद कर रहा है कि ये थैला मैंने उठाना है। अब आपको पता है कि बच्चा वो थैला नहीं उठा सकता। तो अगर तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये तुमसे नहीं उठाया जाएगा, ये छोड़ो इस बात को, ये भला तुम उठा सकते हो, तो बच्चा जो है वो उसके अंदर ये चीज पैदा हो जाएगी कि नहीं, वो गिल्ट में चला जाएगा कि मैं ये नहीं उठा सकता, मेरे से नहीं उठाया जाएगा, मेरे से ये काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी में से एक आइटम निकाल के उस बच्चे को दे दें, किसी शॉपर में डाल के या किसी छोटे बैग में डाल के कि ये लो, ये तुम उठा लो, उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम नहीं उठा सकते, बल्कि एक छोटा सा आइटम जो वो उठा सकता है वो वाला निकाल के दे दें कि ये लो तुम उठा लो, तो बच्चा जो है वो इनिशिएटिव की तरफ जाएगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इनिशिएटिव की तरफ जाएगा, वो गिल्ट की तरफ नहीं जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलें, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ये 6 से 12 साल की मिडल एंड लेट चाइल्डहुड के बच्चे जो हैं वो इसमें आते हैं, 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे, मिडल और लेट चाइल्डहुड वाले बच्चे। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री वर्ड इंडस्ट्रियस से निकला है, मतलब हार्ड वर्किंग। ये 10 मिनट की मीटिंग रह गई है, उसके बाद आप लोग ये मिस शगुफ्ता आप दोबारा से कर देना, मीटिंग स्टार्ट कर देना, या फिर मैं कर दूंगा, तो जल्दी जल्दी आ जाइएगा। अच्छा, जो चौथी स्टेज है ये है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ये 6 से 12 साल के मिडल और लेट चाइल्डहुड वाले बच्चे हैं। इंडस्ट्री का मतलब होता है मेहनत, ये इंडस्ट्रियस से निकला है, यानी मेहनती, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क। बच्चों के अंदर हार्ड वर्क वाली हैबिट डेवलप होना, एक तो ये पॉजिटिव चीज है। दूसरा है इन्फीरियोरिटी। इन्फीरियोरिटी का मतलब ये कि बच्चे अपने आप को दूसरों से कम समझें, ऐसा से कमतरी जिसको कहते हैं।
अब या तो बच्चों के अंदर इस स्टेज पे इंडस्ट्री डेवलप होती है या स्टेज पे इंफीरियोरिटी डेवलप होती है। अब इंडस्ट्री कैसे डेवलप होती है? जब आप बच्चों को इनकरेज करेंगे, बच्चा एक काम ठीक से नहीं भी करेगा तो आप बच्चों को इनकरेज करेंगे, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम तो ऐसे करके इससे भी अच्छा कर सकते हो। जब बच्चा बेशक गलत कर रहा है, बच्चा बेशक गलतियां कर रहा है, लेकिन आप उसको बार बार इनकरेज कर रहे हो कि कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी उम्र के बच्चे तो ऐसा कर ही नहीं सकते, तुमने तो उनसे भी बहुत अच्छा किया। आप उसको इनकरेज करते जाओ, उसको प्रेज करते जाओ, तो वो बच्चा जो है उसके अंदर इंडस्ट्री पैदा होगी। एक बार फेलियर हो, दूसरी बार फेलियर हो, तीसरी बार फेलियर हो, आप उसको कहें नहीं नहीं तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए मसला ही कोई नहीं, ये बस अभी हो जाएगा। तो इससे बच्चों के अंदर इंडस्ट्री डेवलप होगी। टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो सबसे ज्यादा इस एज वाले, ये जो 6 से 12 साल वाले एज वाले बच्चे हैं ना, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चे स्कूल में होते हैं टीचर के पास ज्यादा देर, तो वो जो टीचर है उसको बच्चों के अंदर ये इंडस्ट्री डेवलप करवाने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस स्टेज पर, ये सबसे सेंसिटिव स्टेज है, अगर इस स्टेज पर अल्लाह ना करे इंफीरियोरिटी डेवलप हो गई, तो बच्चा पूरी जिंदगी सक्सेस की तरफ नहीं जा सकेगा, बच्चा कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। ये आप देखें, आप में से मोस्टली टीचर्स होंगे, बच्चे जो हैं वो इंटर बैचलर तक चले जाते हैं, लेकिन वो उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती मोस्टली। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जब इस स्टेज पे थे तो उनको ऐसे टीचर मिले जिन्होंने, उनको जब इंग्लिश लिखनी नहीं आई, उनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आई, उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं आई, उनको ग्रामर नहीं आई, इंग्लिश के वो उनको सारे रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं आए, उन्होंने उनको ये नहीं कहा कि तुम इनको कर लोगे, उन्होंने इनको इनकरेज करके सिखाया नहीं है, उन्होंने कहा चलो इससे नहीं होती तो चलो नहीं होती, बस नहीं होती। इसलिए वो उनसे नहीं होती, ये चीज उनके अंदर डेवलप होगी, इंफीरियोरिटी डेवलप हुई, और वो सारी उम्र इंग्लिश सीख ही नहीं सके, वो सारी उम्र इंग्लिश की तरफ जा ही नहीं सके, उनके माइंड में ये बात बैठ गई कि मुझसे इंग्लिश होगी ही नहीं, मुझे इंग्लिश आती ही नहीं। या मैथ मैथ की बात है, मैथ स्टेज में, मैथ में बच्चा डेवलप नहीं कर सका, तो वो कहेगा मुझे सारी उम्र मैथ आती नहीं। अब ये यहाँ पे आके वो बच्चे जो है, यहाँ पे इंफीरियोरिटी को रोकना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे के अंदर इंफीरियोरिटी आ गई तो वो सारी उम्र इंफीरियोरिटी जो है वो उसको स्टक हो जाएगा, बच्चा आगे सक्सेस की तरफ नहीं जा सकेगा। नेक्स्ट स्टेज की तरफ आए। नेक्स्ट स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये 12 से 18 या 20 साल की उम्र के बच्चे, ये 12 से 18 साल की उम्र के बच्चे, ये एडोलेसेंस की उम्र है। एडोलेसेंस में बच्चे जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं, उनकी एक ईगो सेंट्रिक फीलिंग होती है, ईगो आइडेंटिटी भी आप उसको कह सकते हैं, कि बच्चे इस स्टेज पर ये इस चीज को सीख करते हैं कि हमें कैसे पहचाना जाए, हमारा कैसे नाम हो, हमारा हमारा किसी चीज में नाम हो, हम बड़े पहचाने जाएं। अब आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आपकी पहचान हो किसी भी हवाले से। मतलब मैं अगर मैं अगर एजुकेशन का टीचर हूँ, तो मैं इसी में एजुकेशन में फेमस हूँ, मुझे हर बंदे को पता हो कि ये बंदा जो है ये एजुकेशन का टीचर है, ये एजुकेशन में इसकी पहचान है, एजुकेशन में इसकी आइडेंटिटी है, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, या जो भी। अगर मैं उसमें अच्छा करता हूँ तो लोगों को पता हो, इसमें मेरी पहचान हो, लोग मुझे पहचाने, वो देखो इतना अच्छा टीचर है, इतना अच्छा पढ़ाता है, ये आइडेंटिटी है। रोल कन्फ्यूजन क्या है? रोल कन्फ्यूजन, अब या तो इस स्टेज में आइडेंटिटी डेवलप होती है या रोल कन्फ्यूजन। रोल कन्फ्यूजन ये कि अब फर्ज करें मैं एक टीचर हूँ, साथ में मैंने देखा टीचिंग में तो मुझे इतना वो सक्सेस नहीं मिल रही, साथ में मैंने थोड़ा जिम्मेदारा भी शुरू कर लिया, जिम्मेदारे में भी वो बस नॉर्मल ही रहा, उसमें भी इतनी सक्सेस नहीं कि उसमें मेरी आइडेंटिटी बन जाए, मेरे से भी बड़े जिम्मेदार है वहाँ मेरे गाँव में। अब वहां पे भी वो उनको ज्यादा लोग जानते हैं, मुझे कम जानते हैं इस जिम्मेदारी के हवाले से। अब मैंने क्या किया, मैंने लॉ भी कर लिया कि मैं वकील बन जाता हूँ, तो हो सकता है इससे मेरी आइडेंटिटी हो। अब वकील भी बहुत सारे हैं जो मुझसे सीनियर भी हैं, अब मैं उसमें भी कुछ अच्छा नहीं कर सका, यानी कभी किसी शोबे में चला गया, कभी किसी शोबे में चला गया, ये रोल कन्फ्यूजन है। यानी एक चीज में सक्सेस नहीं मिली, दूसरी चीज की तरफ चला गया, फिर उसमें सक्सेस नहीं मिली, तीसरी चीज की तरफ चला गया, बहुत सारे, यानी एक चीज में अपनी आइडेंटिटी कायम नहीं कर सका। ये रोल कंफ्यूजन है। अगर कोई बंदा एक चीज में अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर सका, तो वो रोल कंफ्यूजन का शिकार है, वो कभी स्वाइप कर रहा है अपने
प्रोफेशंस को, अपने करियर को, कभी कोई करियर चूज कर रहा है, कभी कोई करियर चूज कर रहा है, तो वो बंदा रोल कंफ्यूजन का शिकार है। अब ये देखें, अगर शाहिद अफरीदी का नाम ले, अगर हम शाहिद अफरीदी का नाम लेते हैं कि शाहिद अफरीदी एक क्रिकेटर, तो सबको पता चल गया, हाँ जी शाहिद अफरीदी एक क्रिकेटर है। शाहिद अफरीदी की आइडेंटिटी है, वो क्रिकेटर है, उसने क्रिकेट में कुछ बड़ा किया है, उसने क्रिकेट में बड़ा, वो अपने आप को, उसने अपनी आइडेंटिटी बनाई है। हम मेहदी हसन की बात करें, मेहदी हसन की बात करें तो उसके उसके बारे में सबको पता है कि बहुत बड़ा सिंगर था, उसने सिंगिंग में बड़ा वो प्रोमिनेंट है, उसकी आइडेंटिटी है कि वो सिंगर है। लेकिन अगर एक आम बंदा है, वो, हाँ जी वो स्टूडेंट है, वो इंग्लिश का स्टूडेंट है, वो उसका उनकी उनकी उनका एक सर्विस स्टेशन है, उनकी एक किराने की दुकान है, उनका एक जनरल स्टोर है, उसकी थोड़ी सी जिम्मेदारा भी है, उसका जो है, उसका भाई जो है वो बाहर गया हुआ है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है, ये रोल कंफ्यूजन है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ है, रोल कंफ्यूजन है, ये रोल कंफ्यूजन है। तो आइडेंटिटी वाले लोग जो हैं वो एक से ज्यादा जगह हाथ नहीं मारते, वो एक चीज पर अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करते हैं। अब अगर हम बच्चों की बात करें, तो बच्चों को, टीचर को चाहिए या पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को अलग अलग रास्ते एक्सप्लोर करने दें। अगर बच्चे जो हैं वो एक चीज करते हैं, उसमें उनको फेलियर मिलता है, वो दूसरी चीज करते हैं, उसमें उनको सक्सेस मिलती है, और वो उस सक्सेस को लेके आगे चलते हैं, उसी फील्ड में अपना नाम बना लेते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही एक ही चीज को आप चूज करें और उसी में आगे जाएं। अगर फेलियर भी मिले, एक चीज में आपको फेलियर मिल रहा है, बार बार फेलियर मिल रहा है, आप स्वाइप करके दूसरी पे जाते हो, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, तो उस सक्सेस को आगे लेके चलना चाहिए बच्चों बच्चों के अंदर ये। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बंदा कहता है मैंने जी बहुत बड़ा, मैंने तो एक कामयाब साइंटिस्ट बनना है, उसकी ये बचपन से ख्वाहिश होती है कि मैंने एक कामयाब साइंटिस्ट बनना है, वो नहीं बन सकता, वो, उसमें बार बार उसको फेलियर होता है, वो कारोबार की बिजनेस की तरफ चला जाता है और बिजनेस में अपना बड़ा नाम बना लेता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेता है। तो बच्चों को ऐसे जो है वो अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने देनी चाहिए। ये जो यहाँ तक है, ये जो 5 स्टेजेस हैं, ये स्कूल के बच्चों वाली स्टेजेस हैं, ये स्कूल के बच्चों तक हैं, ये हमारे जो टीचर्स कम्युनिटी है उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे आगे वाली जो स्टेजेस हैं, वो एरिक्सन ने इससे आगे वाली, क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन थ्योरी है, पूरी जिंदगी को इसने कवर किया, पूरी लाइफ को कवर किया है, इससे आगे वाली स्टेजेस भी हम पढ़ेंगे, वे ये इसकी थ्योरी में मौजूद है, लेकिन ये 5 स्टेजेस जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इससे अगली स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब यहाँ पे इंटीमेसी, या तो बच्चे इंटीमेसी डेवलप करते हैं या आइसोलेशन में चले जाते हैं। बच्चे तो नहीं रहे, अब एडल्टहुड आ गया है, अर्ली एडल्टहुड इसको कहते हैं। यहाँ पे लोग या तो अपनी फैमिली या रिलेशनशिप बनाते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आइसोलेशन में चले जाते हैं, यानी अकेले रह जाते हैं। इसका, इस स्टेज का एरिक्सन के मुताबिक सक्सेस या फेलियर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी फैमिली बन गई तो आप सक्सेसफुल हैं, अगर आपकी फैमिली नहीं बनी तो आप सक्सेसफुल नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, फर्ज कर लें जो शाहिद अफरीदी है, उसी की हम मिसाल दे रहे थे। शाहिद अफरीदी जो है, उसकी बेटियां हैं, उसकी फैमिली है, वो फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो सक्सेसफुल भी है, उसने अपने अपने वो नाम बनाया है। सलमान खान जो है, सलमान सलमान खान का बड़ा नाम है, अब उसने, उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो अभी, वो उसने अपनी फैमिली नहीं बना सका, लेकिन सक्सेसफुल है। तो जो ये वाली स्टेज है, इसमें या इस एरिक्सन के मुताबिक या तो लोग फैमिली बनाते हैं या फिर आइसोलेशन में चले जाते हैं, और वो उस उनकी जी। तो इससे नेक्स्ट स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इससे लास्ट स्टेज में हम देख रहे थे कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में या तो कोई बंदा अपनी फैमिली बना लेता है, जो इंटीमेसी में, जिसके अंदर इंटीमेसी डेवलप होती है, वो या तो अपनी फैमिली बना लेता है, वो अपनी फैमिली बना लेता है, और जिसके अंदर आइसोलेशन होती है वो आइसोलेशन में चला जाता है, यानी उसकी फैमिली नहीं बनती, वो फैमिली नहीं बना पाता। जनरेटिविटी क्या है? जनरेटिविटी, अब यहाँ पे या तो 40 से 65 साल की उम्र के लोगों के लिए ये स्टेज एरिक्सन के मुताबिक 40 से 65 साल। अब 40 से 65 साल के लोगों के अंदर या तो जनरेटिविटी पैदा होती है या फिर
स्टैग्नेशन डेवलप होती है। जनरेटिविटी क्या है? जनरेटिविटी ये है कि आप इस उम्र में भी जाके अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। और स्टैग्नेशन क्या है? कुछ लोग स्टैग्नेंट हो जाते हैं, यानी वो कहते हैं कि हमने लाइफ में जितना कुछ करना था कर लिया, अब हमें मजीद करने की जरूरत नहीं। आप अपने स्कूलों में देखें, कुछ टीचर्स जो हैं वो कहते हैं कि जी चलो ठीक है हम टीचर लग गए, बस ठीक है बहुत है, ये इस जॉब से घर का गुजारा भी चलेगा और बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी गुजारा चल रहा है, साथ में कोई और कारोबार है और बस ठीक है, अब इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, गुजारा हो रहा है। कुछ लोग हैं जो लगातार ट्राई करते रहते हैं, वो लगातार आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये पीपीएससी का एग्जाम देते हैं, ये एफपीएससी का एग्जाम देते हैं, अभी हमारा 16वां ग्रेड है, बाद में जो है वो हमारा 17वां हो जाएगा, उससे नेक्स्ट 18 हो जाएगा, 19 ग्रेड हो जाएगा, हम आगे चलें, स्टेगनेंट ना हो। तो इस एज में आके कुछ लोग जो हैं वो स्टेगनेंट हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो एरिक्सन के मुताबिक वो जनरेटिव रहते हैं। पहले भी मैंने एक दिन मिसाल दी थी, अगर आपने केएफसी, एक रेस्टोरेंट चेन है केएफसी, आप लोगों को पता होगा, केएफसी के लोगों में एक बूढ़े से बंदे की फोटो है। वो इस एज में आके फेलियर पर आ गया था, ये 60 साल के राउंड अबाउट वो फेलियर में आ गया था, फिर नाकाम हो गया था। अब उसने देखा वो जनरेटिव बनना चाहता था, उसने देखा कि उसे क्या करना आता है। अब उसे चिकन बनाना आता था, उसने चिकन के साथ वो चिकन बनाना शुरू कर दिया, आगे उसने बर्गर बनाने शुरू कर दिए, मुख्तलिफ चीजें बनानी शुरू कर दी, इससे उसने काम शुरू कर दिया। अब वो ऐसा बंदा था कि वो फाकों फाकों तक उसकी नौबत आ गई थी, लेकिन जब वो मरा तो वो अमेरिका के चंद एक अमीर आदमियों में से एक था। अगर वो स्टेगनेंट हो जाता तो बेकार मर जाता, यानी इस उम्र में भी आके वो बंदा जनरेटिव हो गया। इस ये इस उम्र में भी या तो जनरेटिविटी पैदा हो जाती है या फिर लोग स्टेगनेंट हो जाते हैं। अब जो लोग स्टेगनेंट हो जाते हैं, वो जो ऐसे नेक्स्ट स्टेज है उसमें डेस्पेयर में जाने के उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो लोग जनरेटिव होते हैं वो ईगो इंटेग्रिटी की तरफ जाने के उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो स्टेज है वो है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। ईगो इंटेग्रिटी, अब यहाँ इस स्टेज में भी आके या तो ईगो इंटेग्रिटी डेवलप होती है या फिर डेस्पेयर। ये 65 साल से लेकर डेथ तक का स्टेज है। 65 साल से डेथ तक का जो स्टेज है ये ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। अब ईगो इंटेग्रिटी क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि हमने हम जनरेटिव रहे, हमने पूरी लाइफ में जो कुछ हासिल करना था कर लिया, हमने बहुत सारे मुल्क के लिए बड़े बड़े काम किए, मैंने इतने प्राइज जीते, मैंने वो मुल्क के लिए वो मैंने मैंने मुल्क के लिए ये अवार्ड जीता, मैंने फलां मुल्क में अपने मुल्क के लिए मुल्क की इज्जत बढ़ाई, मैंने लोगों के अंदर अच्छे अखलाक को बेहतर बनाया, अपना अच्छे अखलाक के जरिए लोगों को मुतासर किया, मैंने जिंदगी में अपने बाल बच्चों की अच्छी तरबियत की, मैंने उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया, मैंने अपनी औलाद के लिए, अपनी फैमिली के सेटअप के लिए अच्छा काम किया, मैंने सबके लिए अच्छा किया। वो मुतमिन होते हैं कि मैंने लाइफ में जो कुछ किया है वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक था, मैं जो अब इस जगह पे आ गया हूँ यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने लाइफ में बड़ा अच्छा किया है। ये होते हैं ईगो इंटेग्रिटी वाले लोग। अब इसके अपोजिट है डेस्पेयर। कुछ लोग बड़े मायूस होते हैं, कहते हैं कि जिंदगी में हम कुछ नहीं कर सके। इस उम्र में आके जब मौत करीब होती है तो वो पिछली जिंदगी का हिसाब लगाते हैं कि हमने जिंदगी में क्या किया। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी जनरेटिव नहीं किया, कुछ भी हमने ऐसा नहीं किया जिस पे हम फख्र कर सकें कि हमने ये किया है जिंदगी में। वो लोग डेस्पेयर में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आके ये जो जिंदगी की लास्ट स्टेज है, ये लास्ट स्टेज है, इसमें ईगो इंटेग्रिटी में लोग चले गए या डेस्पेयर में चले गए। ईगो इंटेग्रिटी वाले अपनी लाइफ से मुतमिन है कि उन्होंने अपनी लाइफ अच्छे से गुजारी, और डेस्पेयर वाले मुतमिन नहीं है, वो परेशान हैं, वो मायूस हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ अच्छे से नहीं गुजारी। ये थी एरिक्सन की स्टेजेस। ये बर्थ से लेके डेथ तक पूरी लाइफ को कवर करती थी। हर स्टेज के में एक पॉजिटिव चीज थी, एक नेगेटिव चीज थी। एरिक्सन इनको लाइफ क्राइसिस का नाम देता है। हर स्टेज एक प्रॉब्लम स्टेज थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एरिक्सन की थ्योरी समझ आ गई होगी।
अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम समबडी, एनीबॉडी? नो सर। चलें जी, नेक्स्ट वीकेंड मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।